देखिए अपन द्रव्यमान केंद्र की गति का अध्ययन कर रहे थे। उस द्रव्यमान केंद्र की गति के अंतर्गत अपन ने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तो अपन ने पहले ही पढ़ ली थी। द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर लिया था, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण अपन ने ज्ञात कर लिया था। फिर अब अपन इसमें बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र के संवेग और संवेग संरक्षण की। तो जो नंबर थर्ड पॉइंट अपने पास इसके अंदर आ रहा है वो थर्ड पॉइंट है द्रव्यमान केंद्र का संवेग। नंबर थर्ड है द्रव्यमान केंद्र का संवेग, और कह सकते हैं साथ में संवेग संरक्षण, यानी द्रव्यमान केंद्र का संवेग व संवेग संरक्षण। संवेग व संवेग संरक्षण एक साथ ही अपन इसे जान रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र का संवेग व संवेग संरक्षण। तो देखो भाई, अब इसको दो भागों में बांट के कर लेते हैं। नंबर ए अपन ले लेते हैं द्रव्यमान केंद्र का संवेग। नंबर ए द्रव्यमान केंद्र का संवेग। देखिए संवेग होता क्या है, अपन अच्छे से जानते हैं कि संवेग से तात्पर्य है अपना रेखीय संवेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो देखिएगा द्रव्यमान केंद्र का संवेग, मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल p से, PCM सदिश राशि है, वेक्टर का साइन लगा दिया अपन अपने। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो अपन क्या कहेंगे कि द्रव्यमान केंद्र के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। यह कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र के लिए उसका जो संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है और द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, रेखीय संवेग कहलाएगा। तो देखिएगा द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग, अगर मैं रेखीय संवेग को PCM वेक्टर से लूं तो ये हो जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है यहां पर कैपिटल M। अगर पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है और उन सारे कणों का द्रव्यमान मिलाकर के क्या है, कैपिटल M। फिर द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी कि VCM वेक्टर। ये अपने पास द्रव्यमान केंद्र के संवेग का क्या बन गया है, फॉर्मूला। अब देखिएगा यहां अपन इनकी वैल्यूज अपन जानते हैं कैसे, कि कैपिटल M का मतलब है M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस Mn। अगर n संख्या तक उसके कण है तो प्रत्येक कण का द्रव्यमान M1 M2 Mn तक आ गया। एवं VCM वेक्टर, ये फॉर्मूला अपन ज्ञात कर ही चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। यहां आपको ध्यान हो तो ये अपने पास वैल्यू आई थी M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस Mn। ये अपने पास VCM वेक्टर था। तो देखिएगा इसलिए PCM वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कीजिए, कैपिटल M की जगह क्या लिखेंगे आप, M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश प्लस Mn। फिर आ जाएं आप इस पर, VCM की वैल्यू क्या लेंगे आप, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस Mn। ये लीजिए, ये अपने पास ये वैल्यूज आ गई। अब आप गौर कीजिएगा, ये तो इससे कंप्लीटली क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया। ये अगर कैंसिल आउट हो गया है तो द्रव्यमान केंद्र का संवेग PCM वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला आ गया है M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर।
पी सी एम वैक्टर इक्वल टू M1 V1 वैक्टर प्लस M2 V2 वैक्टर प्लस डैश 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 प्लस MN VN वैक्टर। ये अपने पास द्रव्यमान केंद्र का आ गया संवेग। नंबर बी पॉइंट, भाई हेडिंग क्या थी? द्रव्यमान केंद्र का संवेग व संवेग संरक्षण। तो द्रव्यमान केंद्र का संवेग ज्ञात कर लिया अपने नंबर ए पॉइंट में। नंबर बी अपन ज्ञात करेंगे संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, अब देखो संवेग संरक्षण क्या है। अगर अपन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन dt होता है। यानी कि अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो, अगर इस फॉर्मूले में F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन dt, अगर F वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो तो P वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी बाह्य बल अनुपस्थित हो तो रेखीय संवेग का मान क्या रहता है? नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। तो देखो भाई संवेग संरक्षण के लिए अपन कैसे कह सकते हैं, तो देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अगर अपन देखें तो देखो F वेक्टर बाह्य बल, ये जो बाह्य बल होगा ये संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। dp वेक्टर और cm का मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए, ये अपॉन में dt मैंने कह दिया। अब देखो यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो, यानी कि F बाह्य इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में आएगी वो अब अपन इसके बाद देखते हैं। देखो यहां F वेक्टर बाह्य यानी कि बाह्य बल है इज इक्वल टू डी पी सी एम वेक्टर अपॉन में dt, यह आया था इक्वेशन नंबर में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। अब इसी इक्वेशन में अगर ऐसा हो, देखो इससे आगे की स्टेप्स को मैं यहां लिख रहा हूं कि यदि F बाह्य वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो यानी कि बाह्य बल क्या हो? अनुपस्थित हो, तो देखिए 0 इज इक्वल टू dpcm वेक्टर अपॉन में dt, या dpcm वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि pcm वेक्टर इज इक्वल टू हो गया है कांस्टेंट, अर्थात कोई नियतांक आ गया। तो अपन क्या कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का संवेग, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत रहता है। ये लो, यहां अपने पास ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखिए भाई इसी में, अब यहां पर संवेग, तो अपन संवेग क्या है? जैसे कोई पिंड है तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, यानी कि पहले कण का m1 v1 वेक्टर, दूसरे कण का संवेग m2 v2 वेक्टर प्लस डैश डैश mn vn वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख देंगे इसे कांस्टेंट। ये लीजिए, ये अपने पास संवेग संरक्षण वाला पॉइंट भी अपने पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 पॉइंट अपन ने पूरे कर लिए हैं। द्रव्यमान केंद्र जो अपन ने पढ़ा था, द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति के अंदर अपन ने पहला कॉन्सेप्ट जो देखा वो उसका वेग देखा, दूसरा अपन ने वेग के साथ साथ इसके अंदर देखा इसका त्वरण,
तीसरा संवेग, और संवेग के साथ साथ देखा है अपन ने संवेग संरक्षण को भी समझा है। ये सब अपन ने देखे थे n कणों के लिए। अगर केवल दो ही कणों का निकाय हो, अगर केवल दो ही कणों का निकाय हो तो अपन इसे कैसे लिखेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर दो ही कणों का निकाय हो तो देखिए अब अपन इसमें नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट अपन ले लें वो ले लें कि यदि तंत्र केवल दो कणों से मिलकर बना हो, यदि तंत्र केवल दो कणों से मिलकर बना हो, तब देखें। नंबर 4, चौथा पॉइंट अपन इसके अंदर ले रहे हैं, यदि तंत्र केवल दो ही कणों से मिलकर बना हो, यदि तंत्र केवल दो ही कणों से क्या हो, मिलकर बना हो, तो देखिए इसके अंदर सारे फॉर्मूले क्या क्या आएंगे। नंबर ए पर, नंबर ए में ले लेता हूं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का याद करो, फॉर्मूला ये आया था, RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। अगर केवल दो ही कण हो, यानी कि यहां पर पहले कण का द्रव्यमान और पहले कण के स्थिति सदिश, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान, दूसरे कण की स्थिति सदिश। नंबर बी अपन ले लें द्रव्यमान केंद्र का वेग। द्रव्यमान केंद्र का वेग अगर ये लिखें तो VCM वेक्टर इज इक्वल टू, यहां ये द्रव्यमान केंद्र का वेग आएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। नंबर सी त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो देखो भाई द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी अपन ले सकते हैं। कैसे लेंगे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण? त्वरण का मतलब क्या था? वेग में परिवर्तन की दर थी। याद कीजिए अपने पास जो फॉर्मूले आए थे द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के लिए, देखें मैंने आपको बताया था ACM वेक्टर इज इक्वल टू DVCM वेक्टर अपॉन में DT। एक बार फिर से आप इसको देख लें, यहां आपने जो वैल्यूज देखी थी D अपॉन में DT, VCM वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखिए m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2, यही VCM की वैल्यू है। अब आप देखें इसके अंदर ये तो आपने बाहर कर दिया था m1 प्लस m2 को, यहां रह गया था D अपॉन में DT। अब मैं इसकी स्टेप्स क्या ले रहा हूं, देखो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, यहां तक की इक्वेशन अपने पास ही आ गई। फिर इसी को देखो फिर आगे मैंने सोल्व किया था, याद कीजिए वो जो मैंने वैल्यूज ली थी वो n कणों के लिए निकाला था मैंने फॉर्मूला, और यहां पर किसके लिए निकाल रहे हैं? 2 कणों के लिए। साइड के स्टेप्स को मैं सोल्व कर रहा हूं 1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा, ये हो गया है m1 dv1 वेक्टर अपॉन में dt प्लस m2 dv2 वेक्टर अपॉन में dt। फिर देखिएगा ACM वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो अपने पास
m1 प्लस m2 है, ये ध्यान दीजिएगा। dv1 अपॉन में v2, dv1 वेक्टर अपॉन dt क्या बन गया, ये तो m1 है, ये हो गया है ma1 प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो भाई, मैंने छोटा सा डेरिवेशन यहां इसका और कर दिया है त्वरण का। तो देखो यहां पर द्रव्यमान केंद्र के अगर त्वरण की बात करूं तो यहां मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो स्टेप्स को यहां से नोट कर सकते हैं। ACM वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं इसे, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। एक तो फॉर्मूला मेरे पास द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का ये आ गया। एक इसे बल के रूप में भी लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है कि त्वरण बराबर बल बटे कुल द्रव्यमान, आप उस रूप में भी लिख सकते हैं। ACM वेक्टर इक्वल टू कुल बाह्य बल बटे में कुल द्रव्यमान, लेकिन अपन तो इसी के रूप में लिख देते हैं। तो यहां एक अपने पास त्वरण का भी आ गया। फिर अपन बात करते हैं नंबर डी, इसे मैं यहां ले लेता हूं नंबर डी। चलो नंबर डी, दो कणों के निकाय की अपन इसमें बात कर रहे थे। तो अब देखें, इसको आप चाहे तो साइड में आप नोट कर सकते हैं और चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं जो मैंने लिख दिया है यहां। ये मैंने आपको वापस से एक बार फिर से बता दिया है कि अपन त्वरण का फॉर्मूला किस तरह से इसका जो है डिराइव कर रहे हैं। देखो भाई, नंबर डी, ए बी सी, नंबर डी अपन इसके अंदर लेंगे संवेग कि दो कणों का है। तो दो कणों के लिए संवेग के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, संवेग, देखो इसका फॉर्मूला लिखेंगे PCM वेक्टर इज इक्वल टू, यहां आपने अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें पढ़ा है कि n कणों के लिए देख लिया था अपन ने। अब कितने कणों के लिए देखेंगे अपन, दो कणों के लिए। अगर दो कणों के संवेग की अगर अपन बात करें तो यहां इक्वेशन क्या बनेगी, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, यही इक्वेशन रहेगी। नंबर डी के बाद नंबर ई। अब अपन बात कर लें संवेग संरक्षण की। संवेग संरक्षण के अनुसार क्या होगा, इन दोनों ही कणों के लिए ये जो संवेग होगा ये कैसा होगा, नियत होगा। तो देखो संवेग संरक्षण से अपन क्या कह सकते हैं, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्योंकि अगर प्रारंभिक अवस्था में संवेग शून्य था तो बाद में भी संवेग क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। चलो इसे यूं लिख दो आप, कांस्टेंट, यानी कि ये लो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट। या आप इसे यहां पर अगर इसका इस रूप में देखें कि प्रारंभ में अगर द्रव्यमान केंद्र स्थिर था तो यहां ये पर भी क्या रहेगा, स्थिर, यानी उसका संवेग क्या है, 0 है। अगर ऐसा है तो इसी से आपके पास इक्वेशन यूं आ जाएगी, v1 वेक्टर अपॉन में v2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन में m1, या आप इसे v1 वेक्टर अपॉन में v2 वेक्टर मॉडुलस ले लें m2 अपॉन में m1, यानी कि अब आप कह सकते हो v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1। यानी भारी कण का वेग कम और हल्के कण का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां अपन ने द्रव्यमान केंद्र को केवल दो ही कणों से मिलकर के बना, अगर यदि तंत्र केवल दो ही कणों से मिलकर बना है माने तो उसके लिए आगे थे डायरेक्ट फॉर्मूले आप इनको याद रखें, क्योंकि n कणों के लिए तो अपन निकाल चुके थे। अब अपन बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें 3 एग्जांपल्स अपनी एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं, हेडिंग के रूप में नहीं है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र की गति का जो टॉपिक है उसके साथ साथ उसमें दिया हुआ है। एक तो है चंद्रमा पृथ्वी का निकाय, एक है परवलयाकार पथ पर किसी प्रक्षेप्य का, और एक अपन को इसके अंदर दे रखा है, भाई दो तो ये हो गए, एक अपन को दे रखा है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है कि रेडियम जो चेंज हो रहा है दूसरे पदार्थ के अंदर, रेडोन है उसके अंदर, तो उसका नाभिकीय विघटन की जो घटना हो रही है, उनके 3 के एग्जाम्पल्स हैं। उन तीनों ही एग्जाम्पल्स की थ्योरी अपन यहां नोट करेंगे क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट है वो।
एक बार आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण। ध्यान रहे बुक के अंदर हेडिंग ये है नहीं, लेकिन टॉपिक अपनी बुक के अंदर है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है। अपन तो उसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए उसको टॉपिकों के रूप में बांट रहे हैं। उस टॉपिक को, टॉपिक में अपने हेडिंग है द्रव्यमान केंद्र की गति, जो बुक में दे रखी है उसी का हिस्सा है, लास्ट में दे रखा है। तो जिसको अपन अब जान रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण। द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन। द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण, इसमें पहला एग्जाम्पल अपन जो देख रहे हैं वो है पृथ्वी चंद्रमा। नंबर 1, पृथ्वी चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति। पृथ्वी चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति। पृथ्वी चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति। देखो, इसमें ध्यान रहे कि जो सूर्य है उस सूर्य के चारों पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, यानी कि इस प्रकार की गति है। ये कोई दीर्घवृत्ताकार मैंने पथ बनाया है, दीर्घवृत्ताकार पथ है। इस दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य यहां है, एस यानी सन, यानी कि सूर्य है ये सूर्य है। अब देखिएगा होता क्या है, यहां आप क्या देखते हैं कि पृथ्वी देखो भाई, यहां इसमें क्या है, एक द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर वास्तव में ये परिक्रमा करते हैं। ये है CM, यानी कि सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास में यहां ये तो है, देखो अर्थ ले लिया मैंने E, फिर यहां मैंने ले लिया है ये मून है, कैपिटल M हो गया। तो यहां आप में इस दीर्घवृत्ताकार पथ में इस सूर्य के चारों ओर तो कौन परिक्रमा करती है, पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर कर रहा है वृत्ताकार पथ के अंदर, चंद्रमा। M यानी मून, E मींस अर्थ, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास।
यानी एक्चुअली ये जो दोनों हैं ये सबके सब किसके परिक्रमा करते हैं? सेंटर ऑफ मास की, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं वो देखिएगा। डायग्राम आपको ये याद रखना ही है। इसमें अपन लिख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार लिखेंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या होती है? घूमती है। जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। क्या लिखा मैंने? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है? घूमता है। और पृथ्वी एवं चंद्रमा दोनों एक ही उभयनिष्ठ एवं पृथ्वी व चंद्रमा दोनों ही एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान, यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष एवं पृथ्वी व चंद्रमा दोनों ही एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। के सापेक्ष वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो देखिए आपने, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, और पृथ्वी और चंद्रमा का निकाय एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमते हैं। इसी तरह से लिखा है अपन ने। तो देखो यही मैंने लिख दिया कि वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पारस्परिक आकर्षण बल, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पारस्परिक आकर्षण बल, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पारस्परिक आकर्षण बल इस निकाय का आंतरिक बल होता है। पारस्परिक आकर्षण बल इस निकाय का आंतरिक बल होता है। बल इस निकाय का क्या होता है? आंतरिक बल होता है। तथा सूर्य द्वारा पृथ्वी व चंद्रमा पर लगाया गया, तथा सूर्य द्वारा पृथ्वी व चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल इस निकाय का बाह्य बल है। इस निकाय का बाह्य बल है। इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र का जो द्रव्यमान केंद्र है, यह अपन कह सकते हैं। इसके बाद एक लाइन ऐड कर दें, जैसे सूर्य तथा पृथ्वी व चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल इस निकाय का बाह्य बल है। चूंकि यूं कह दें अपन, चूंकि पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र, यूं कह सकते हैं चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से, इस तरह से ऐड करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा ऐड कर दें। देखिए यहां अपन कैसे क्या कह सकते हैं, लगाया गुरुत्वाकर्षण बल इस निकाय का बाह्य बल है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान, चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग, चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 80 गुना होता है। लगभग 80 गुना होता है। देखो, चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग क्या होता है, 80 गुना होता है। इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी कि CM, सेंटर ऑफ मास, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास पृथ्वी व चंद्रमा को मिलाने वाली रेखा को, पृथ्वी व चंद्रमा को मिलाने वाली रेखा को, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र पृथ्वी व चंद्रमा को मिलाने वाली रेखा को 1:80, 1:80 के अनुपात में बांटेगा, इस अनुपात के अंदर इसे क्या होता है, बांट देता है। इस अनुपात के अंदर उसको बांटेगा। अब अपन यो कह सकते हैं यानी कि पृथ्वी के अधिक निकट होगा तथा यह पृथ्वी के अधिक निकट होगा। ये तो अपने देख लिया कि द्रव्यमान केंद्र बाहरी पिंड के क्या होता है, निकट होता है। अगर ये पृथ्वी के अधिक निकट होगा, एक्चुअली वास्तव में ये क्या होता है, पृथ्वी में ही होगा, लेकिन अपन यहां तो ये लिख रहे हैं कि ये पृथ्वी का क्या होगा, अधिक निकट होगा। बांटेगा तथा ये पृथ्वी का क्या होगा, अधिक निकट होगा। ये द्रव्यमान केंद्रीय है। इसमें एक लाइन आप ये भी कह सकते हैं, यह द्रव्यमान केंद्र ही है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, जो
सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में घूम रहा है। ये लीजिए, यहां अपन ने पहला एग्जाम्पल अपन ने कर लिया है कंप्लीट। आप एक बार इसे ऐसे एजिट ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार इसे रिपीट कर दूं। पृथ्वी चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने क्या देखा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, एवं पृथ्वी व चंद्रमा दोनों ही एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पारस्परिक आकर्षण बल इस निकाय का आंतरिक बल होता है, तथा सूर्य द्वारा पृथ्वी व चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल इस निकाय का बाह्य बल है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 80 गुना होता है, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र पृथ्वी व चंद्रमा को मिलाने वाली रेखा को 1:80 के अनुपात में बांटेगा, तथा ये पृथ्वी के अधिक निकट होगा। यानी कि द्रव्यमान केंद्र जो वास्तव में कहां होगा, पृथ्वी में ही होगा, और ये द्रव्यमान केंद्रीय है जो सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या होगा, घूमेगा। एक एग्जाम्पल अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल और अपन इसका देखते हैं, वो है रेडियोएक्टिव नाभिक का विघटन।